जैसी उम्र बढ़ने से ब्रेन श्रिंक करता है, इम्पॉर्टेंट साइन है। इसके अलावा हाथ पैर में कंपन आना, जैसे हाथ हैं जो बैठे बैठे इस तरीके से हिलने लग जाए। पार्किंसंस की एक स्टेज होती है, तो पार्किंसंस के बारे में बात है कि पार्किंसंस डिजीज जिस समय आपको दिखती है उससे करीब 10-20 साल पहले उसकी शुरुआत हो चुकी होती है। जब वो डोपामिन नॉर्मल कैपेसिटी से 70% नीचे तक चला गया तब आपको पार्किंसंस डिजीज के सिम्टम्स मिलते हैं। बट पार्किंसंस के पेशेंट्स में डिप्रेशन काफ़ी कॉमन, पॉल्यूशन जैसे कि पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर, जहरीली गैसों का एक्सपोजर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पार्किंसंस डिजीज़ को जो प्रोग्रेशन है उसको फास्ट करते हैं और कई बारी ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है। तो कुल मिलाकर के जो दिल्ली एनसीआर वाले हैं वो ज़्यादा जो हैं इसकी चपेट में आने की वो दायरे में रहते हैं, जिस हिसाब से आपने मुझे सिम्टम्स बताए बिल्कुल हैं। हम अगर जैसे कुछ बीमारी है और हम टेस्ट कराने जाते हैं और टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं क्योंकि पैसा लग गया है, तो कहते हैं कि अरे यार इतना पैसा भी लग गया, कुछ आया भी नहीं। तो ये बहुत कॉमन है और मुझे भी हंसी आ गई। सो बहुत बार पेशेंट्स होते हैं और हम उनका पेट स्कैन कराते हैं जो कि कैंसर के लिए होता है। तो कई बार जब उनका पेट स्कैन बहुत कॉस्टली भी होता है तो जब उनका टेस्ट नॉर्मल आ जाता है, सो दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि सर पैसे भी लग गया, नॉर्मल आ गया। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप क्या चाहते थे कि अब इसमें कैंसर निकाला? हाँ, तो 20,000 रुपये लगाएं कम से कम, कैंसर तो निकलता है। देन हम ब्रेन में बहुत मामूली से छोटे से होल करके कुछ इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं और उनको एक बैटरी के हेल्प से लगातार करंट देते हैं। अच्छा सर, मैंने ना जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में तो मैंने कुछ एक आर्टिकल्स और वीडियो जैसे देखे जिसमें कहा गया था कि होम्योपैथी जो है ये अच्छा सा इसको क्योर कर रही है। तो ये जो क्लेम है होम्योपैथी वाला या दूसरे जो प्रैक्टिसेस हैं मेडिसिन के, क्या ये वैलिड है? नहीं, सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो लीवोडोपा अगर डोपामीन अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लो तो वो साइकोसिस करता है, आप तो पागल बना सकता है, आपको चीज़ें दिखने लगती हैं, लोग दिखने लगते हैं, तो इतना सा कर सकता है। जस्ट इमेजिन आप नॉर्मल अपना कोई काम कर रहे हैं, आपकी उम्र 60 साल है, उससे थोड़ा सा आप रिटायरमेंट ले चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छी और सुकून भरी ज़िंदगी जिएंगे, सुबह योगा करने जाएंगे, दोपहर में आएंगे, पेपर पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, बच्चों के साथ रहेंगे और अपनी लाइफ को आगे इस तरह से जिएंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अचानक से आपको ऐसा लगता है कि आपके जो हाथ पैर हैं वो कांपने लगते हैं। तो कई बार हम ये भी सोचते हैं कि भाई उम्र हो रही है तो हाथ पैर कांपना लाजमी है, ये बढ़ती उम्र का एक साइन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इंडिया में आजकल जो एक ऐसी बीमारी बुज़ुर्गों में देखने को मिल रही है जो हम सोचते हैं कि वो बुढ़ापे का साइन है, पर वो एक्चुअली बुढ़ापे का साइन नहीं है, वो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसका नाम है पार्किंसंस डिजीज़। अभी 11 अप्रैल को जो है वर्ल्ड पार्किंसंस डे भी है, तो उसी मौके पर हम डॉक्टर विनीत बंगा के साथ यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो पार्किंसंस है वो एग्जैक्टली है क्या? मतलब जिसको हम बुढ़ापे का साइन समझ रहे हैं, क्या वो बूढ़े लोगों में ही मतलब ये बीमारी देखी जाती है या बूढ़ों से पहले भी आजकल जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं? हाँ, सो पार्किंसंस डिजीज एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। अब क्या न्यूरो डिजेनरेटिव बड़ा कॉम्प्लेक्स सा टर्म है। तो न्यूरो डिजेनरेटिव क्या हो गया कि जैसे एज बढ़ने से आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ऐसी उम्र बढ़ने से ब्रेन श्रिंक करता है। और ये नेचुरल होता है? हाँ, नेचुरल है, सबके साथ ही होता है। और ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग काम हैं। कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ से कुछ स्पेशल केमिकल्स निकलते हैं, जिसमें से एक केमिकल है डोपामीन, फील गुड हार्मोन। फील गुड हार्मोन। तो जो हमारा डोपामीन है दैट्स एन पॉजिटिव हार्मोन, एज यू सेड, फील गुड हार्मोन है। तो ब्रेन के वो हिस्से जहाँ से डोपामीन निकलता है वो कुछ लोगों में ज़्यादा जल्दी सिकुड़ जाते हैं, नॉर्मल से उनसे ज़्यादा पेस हो जाता है। तो उसकी वजह से बॉडी में डोपामीन कम हो जाता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। साथ के साथ और लक्षण भी होते हैं जिसमें हम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके चलते हैं, बॉडी में अकड़न रहती है, धीमापन हो जाता है, और इसी बीमारी को हम पार्किंसंस डिजीज़ बोलते हैं। अब यूजुअली जैसे मैंने आपको बोला न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, तो जैसे उम्र बढ़ेगी तभी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ज़्यादातर पार्किंसंस डिजीज़ के जो केसेस होते हैं वो 60 के अबव। बट पार्किंसंस डिजीज़ के अराउंड 20 to 30% पेशेंट्स जो हैं वो यंग एज में भी हो सकते हैं, जैसे बिलो 40 या बिलो 20 तक में भी पार्किंसंस डिजीज़ हो सकता है। और मोस्टली जो ये केसेस होते हैं जेनेटिक होते हैं, बट ऐसा आज के टाइम में नहीं है कि पार्किंसंस डिजीज़ 60 के बाद ही होगा और पहले नहीं होगा, तो पहले भी हो सकता है। तो क्या इसमें मतलब जैसे अगर पिताजी को है तो बच्चों को हो सकती है, या फिर जैसे कि आपने कहा कि 20 या 20 से पहले की उम्र में जी, तो अगर माता पिता को नहीं है लेकिन बच्चों को हो गया, इस तरह से भी हो सकता है कि? बिल्कुल। सो हमेशा डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट, जो जेनेटिक होता है। तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो हर पीढ़ी में आएंगे, जो हर पीढ़ी में आएंगे ही आएंगे।
और कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर पीढ़ी में आए, बीच में 2-3 पीढ़ी में नहीं आए, फिर एकदम अचानक से एक पीढ़ी में आ गए, फिर 2-3 में नहीं आए, फिर आ गए, उनको हम रिसेसिव बोलते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जिन बच्चों को हो रहा है उनके माँ बाप को भी हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर माँ बाप को है तो बच्चों को होगा। सो मोस्टली जो पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, अराउंड 80% मरीज़ जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज़। इसका मतलब है जेनेटिक्स से उनका लेना देना नहीं है, वो जेनेटिकली रिलेटेड नहीं होते। वो जैसे किसी को कोई भी बीमारी हो सकती है, माना आपको चश्मा लगने की प्रॉब्लम आ गई, तो उस तरीके से है। लेकिन 20% पेशेंट्स जो हैं उनको जेनेटिक टाइप का पार्किंसंस होता है। तो अगर इंडिया में हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो पर 1000 के हिसाब से कितने मरीज ऐसे हो सकते हैं जिनको पॉसिबल मतलब है कि उनमें पार्किंसंस हो सकता है? तो पार्किंसंस डिजीज़ का जो इंसिडेंस है वो अराउंड 1% या उससे कम है। तो 1 लाख पे एक आध आदमी को होगा पार्किंसंस डिजीज़। बट अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन देख लो तो वो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है, और वो बहुत सिग्निफिकेंट नंबर बन जाता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। तो वो जो डिजीज़ बर्डन है वो ओवरऑल प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। दो इंसिडेंस कम है, लेकिन आप प्रिवलेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है। जी। तो जैसे सपोज़ करिए कि हमारे माता-पिता को या हमारे दादा-दादी को किसी को पार्किंसंस हो रहा है, तो सबसे पहले ऐसे कौन से सिम्पटम्स हैं जो घर में देख कर के हम सचेत हो सकते हैं कि शायद अब हमें अस्पताल जाना चाहिए? स्लोनेस, धीमापन। और धीमापन ऐसा कि वो बिल्कुल मतलब थोड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसा नॉर्मल धीमापन नहीं है कि आपके जो दादा-दादी हैं या नाना-नानी हैं, जो उनसे फादर मदर हैं, उनसे जो काम करने की स्पीड है वो कम हो गई है। जितना तेज़ी से वो पहले काम कर पाते थे, फ़र्ज़ करें आप शेविंग कर रहे हैं, तो शेविंग में आपको पहले 5-10 मिनट लगते थे, अब उसी शेविंग में आपको 20 मिनट लगने लगते हैं। तो जो स्लोनेस है, और वो स्लोनेस हर चीज़ में, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ में, खाना खाने से लेके नहाने धोने तक, कपड़े पहनने तक, और चलने फिरने में भी धीमापन हो गया। तो धीमापन एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है। इसके अलावा हाथ पैर में कंपन आना, जैसे हाथ हैं जो बैठे बैठे इस तरीके से हिलने लग जाए। और पार्किंसंस डिजीज़ में ज़्यादातर लोगों में बैठे बैठे हाथ हिलता है। तो अगर धीमापन आ रहा है, स्लो हो गए हैं और हाथ पैर कांपने लग गए हैं, आपको उनके चेहरे पे अब बदलाव सा दिखने लग गया है कि जो चेहरा एकदम मास्क लाइक हो गया है, मतलब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। इमोशनल जो एक चेहरे पे भाव होते हैं वो कम आने लग गए हैं। हम उसको अपनी भाषा में मास्क लाइक फेसेस बोलते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन साइंस हैं जो आपको अर्ली दिखेंगे। सो स्लोनेस, जिसमें आदमी बहुत स्लो हो जाए, हाथ पैर में कंपन हो और अकड़न सा लगे शरीर, ये बहुत कॉमन। तो इसके अलावा क्या मतलब उनके व्यवहार में भी, क्योंकि डोपामीन जो है वो कम हो रहा है, तो क्या वो उदास रहने लग जाते हैं? मतलब बहुत सारे पेशेंट्स, तो पार्किंसंस की एक स्टेज होती है। तो पार्किंसंस के बारे में बात है कि पार्किंसंस डिजीज़ जिस समय आपको दिखती है उससे करीब 10-20 साल पहले उसकी शुरुआत हो चुकी होती है। तो ब्रेन में डोपामीन कम होता है, तो ऐसा नहीं कि आज आपका डोपामीन बनना कम हुआ तो कल आपको पार्किंसंस डिजीज हो जाएगी। जब वो डोपामीन नॉर्मल कैपेसिटी से 70% नीचे तक चला गया है, तब आपको पार्किंसंस डिजीज के सिम्टम्स मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट्स में इवन बिफोर ये जो आपको विजिबल सिम्टम्स देखे, स्लोनेस और हाथ पैर कांपना, इसके पहले सिम्टम आने लगते हैं। और उसमें से एक बहुत कॉमन सिम्टम है डिप्रेशन। सो जैसा आपने बताया, डोपामीन एक फील गुड हार्मोन है। तो जब डोपामीन कम होता है तो पार्किंसंस के बहुत सारे पेशेंट्स में डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है कि उनका वो डिप्रेस हो जाते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या फिर उनका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो स्लो हो जाता है। जैसे पूरी बॉडी में चलना फिरना स्लो है, ऐसे ही जो मेंटल एक्ट्स हैं वो भी स्लो हो जाएंगे। जैसे आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, सो दे विल बी स्लो टू आंसर द सेम क्वेश्चन, या स्लो टू रिएक्ट। और वो जो रिएक्शन होता है कई बार वो भी अप्रोप्रिएट नहीं होता, वो आपको लगेगा कि डिप्रेस्ड हैं, कई बार रोने की प्रॉब्लम होना, मन उदास रहना, नींद नहीं आना, ये बहुत कॉमन नॉन मोटर और अर्ली सिम्टम्स हैं जो पार्किंसंस डिजीज पेशेंट्स में आते हैं। तो क्या डिप्रेशन भी एक ट्रिगर हो सकता है पार्किंसंस के लिए? डिप्रेशन की वजह से पार्किंसंस नहीं होता, बट पार्किंसंस के पेशेंट्स में डिप्रेशन काफ़ी कॉमन है। अच्छा, ओके समझ गया। तो ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं इसके? हाँ, सो मोस्टली इट्स एन इडियोपैथिक डिजीज़, जिसमें हमारे बॉडी में एक जो एजिंग है वो रिलेटिवली फास्टर हो गई है, लेकिन कुछ उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे पॉल्यूशन, जैसे कि पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर, जहरीली गैसों का एक्सपोजर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सो ये सारे जो चीज़ें हैं ये पार्किंसंस डिजीज़ को जो प्रोग्रेशन है उसको फास्ट करते हैं और
कई बारी ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो दिल्ली एनसीआर वाले हैं वो ज़्यादा जो हैं इसकी चपेट में आने की वो दायरे में रहते हैं, जिस जी, हिसाब तो से आपने मुझे सिम्टम्स बताए हैं। बिल्कुल। और अगर पार्किंसंस डिजीज़ है भी तो उसका प्रोग्रेशन रिलेटिवली फास्टर होता है, क्योंकि एक तो फैक्टर हो गया कि जेनेटिक आपकी बॉडी में है कि आपकी एजिंग इस तरीके से हो रही है कि जी। डोपामाइन कम हो रहा है, लेकिन उसको और ज़्यादा फास्ट डिप्लीट कर देती हैं ये सब चीज़ें, जिसमें से कि पेस्टिसाइड्स, पॉल्यूशन, लाइफ़स्टाइल, इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी। अच्छा सर, क्योंकि ये ट्रीटेबल है, क्यूरेबल नहीं है। जी। तो क्या इस दिशा में अभी तक मतलब इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं कुछ काम चल रहा है? क्या कोई रिसर्च चल रही है, कोई टेस्ट चल रहे हैं कि जिस हिसाब से हम इस जो कंडीशन है इसको रोक सकें या इसको रिवर्स कर सकें? बिल्कुल। सो पार्किंसंस डिज़ीज़ में बहुत सारी रिसर्च चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये आपको विज़िबली दिखने शुरू हुए इसके लक्षण, हुँ, उससे 10-20 साल पहले से ये बीमारी शुरू हो गई है। हुँ, तो मेडिकल साइंस बहुत कोशिश कर रही है इस बारे में पता करने की कि हम किस तरीके से जल्दी इसका पता करके और इसको रोक सकते हैं। जी, दो अभी कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ कि हम किसी एक ऐसे कंक्लूसिव एविडेंस पे पहुँच गए हैं, बट वेरी सून यू विल फाइंड कि हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे कि हम पार्किंसंस डिजीज़ का जो आज होने वाली है उसका आज से 20 साल पहले पता करके उसको कंप्लीटली रोक देंगे, या उसका जो पेस है, उस जो बढ़ने का बीमारी का हुँ, जो स्पीड है उसको स्लो कर देंगे। जी। सर अभी हाल-फिलहाल में जब हमारा बजट भी आया था, तो बजट में मेडिकल टूरिज़्म और उन सब चीज़ों के लिए सरकार ने अच्छा खासा एक अमाउंट एलोकेट किया था। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव चल रहे हैं इस डिज़ीज़ के लिए कि मतलब इस तरह की जो दूसरी डिज़ीज़ेज़ हैं कि उसमें इंडिया की तरफ से रिसर्च आगे आए या हमारे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस फील्ड में काम करें? सो गवर्नमेंट ऑब्वियसली रिसर्च में सपोर्ट करते हैं, बट एज सच ट्रीटमेंट वाइज गवर्नमेंट का कुछ बहुत ज़्यादा पुश इस तरफ नहीं है, हुँ, बिकॉज ये इतनी कॉमन डिसऑर्डर्स नहीं है, और मोर ओवर ये ओल्ड एज में हो रहे हैं हुँ, बहुत। और ओल्ड एज में क्या होता है, हम जनरली मान लेते हैं अब तो ओल्ड हो गया, ओल्ड बूढ़ा हो हो गए, गया, इन हाँ। पे कौन ध्यान देगा। हुँ, तो जो ट्रीटमेंट के लिए एक जो फोकस भी होता है वो फैमिलीज का भी उतना नहीं है, जनता का भी उतना नहीं है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का तो उस तरफ ध्यान कहाँ ही जाएगा। हुँ, बट ऑब्वियसली रिसर्च के लिए गवर्नमेंट इज पुशिंग कि हम कुछ और रिसर्च करें, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑल्सो। आजकल बहुत सारे नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी आ गए हैं, बट समहाउ जैसे फॉर एग्जांपल आयुष्मान योजना आप मान लें, हुँ, तो आयुष्मान योजना में जो पार्किंसंस के कुछ एडवांस ट्रीटमेंट है जिनको हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं, हुँ। उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा उसमें मेंशन नहीं है, उनको उतना कवर नहीं किया कवर नहीं जाता। किया गया। जी, सर जैसे किसी को अगर पार्किंसंस है या हमें ऐसा लग रहा है कि भई हमारे माता-पिता या दादा-दादी या बुज़ुर्ग जो हैं घर के, उनको ऐसा हो सकता है, तो कौन से ऐसे पॉसिबल टेस्ट हैं, जो हम या डॉक्टर जो हैं, जो ऑर्डर करते हैं, जिससे हम इस डिज़ीज़ को पकड़ सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है? शुरुआत है। तो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, न्यूरोलॉजी है एज सच एक ऐसी स्पेशलिटी है हुँ, न्यूरोसाइंस जिसमें टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हुँ, सो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ज़्यादातर बीमारियों के डायग्नोसिस क्लिनिकल होते हैं, जो डॉक्टर अपने स्किल के बेस पर आपको बताता है। हुँ, फॉर एग्जांपल, पार्किंसंस के पेशेंट्स में अगर स्पेशली अर्ली पार्किंसंस है तो आप कोई भी टेस्ट करा लीजिए, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। हुँ, सिर्फ एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डैट स्कैन या फ्लोरोडोपा स्कैन, जो ब्रेन में डोपामिन के लेवल को बताता है। हुँ, अर्ली स्टेजेस में सिर्फ वही अब नॉर्मल आएगा, और वो हम करा के कंफर्म कर सकते हैं कि पार्किंसंस डिजीज है। हुँ, बट अदरवाइज कुछ ऐसे कॉमनली अवेलेबल टेस्ट नहीं है जो रूटीनली कराए जा सकें, बिकॉज फ्लोरोडोपा या डैट स्कैन जो मैंने आपको बताया, दैट्स अ कॉस्टली टेस्ट दैट कॉस्ट यू अराउंड 18 to 20,000 रुपीज। सो इट्स नॉट अ सिंपल एंड वेरी चीप टेस्ट। हुँ, तो ऐसा कोई आसान या बहुत रूटीनली करे जाने वाला टेस्ट आज की डेट में पार्किंसंस का नहीं है, अदर देन वन ऑफ द वेरी चीप थिंग दैट यू कैन डू इज कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट, हुँ, जो कि शायद 500,000 की कंसल्टेशन में ही आपको बता दे कि आपको सिम्टम्स हैं या नहीं है, जी, बिकॉज पार्किंसंस डिजीज का डायग्नोसिस आज भी क्लिनिकल है। जी, क्लिनिकल मीन्स डॉक्टर लक्षण देख के और आपको टेस्ट एग्जामिन करके बताता है कि जी। आपको पार्किंसंस डिजीज की प्रॉब्लम। जी, क्योंकि इसी से मुझे एक फ़नी एनेक्डोट भी याद आ रहा है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि हम अगर जैसे कुछ बीमारी है और हम टेस्ट कराने जाते हैं और टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, क्योंकि पैसा लग गया है तो कहते हैं कि अरे यार इतना पैसा भी लग गया, कुछ आया भी नहीं। तो ये बहुत कॉमन है और मुझे भी हंसी आ गई। सो बहुत बार पेशेंट्स होते हैं और हम उनका पेट स्कैन कराते हैं जो कि कैंसर के लिए होता है, हुँ, तो कई बार जब उनका पेट स्कैन बहुत कॉस्टली भी होता है, तो जब उनका टेस्ट नॉर्मल आ जाता है, सो दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि सर पैसे भी लग गए, नॉर्मल आ गया। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप क्या चाहते थे कि अब इसमें कैंसर निकाला? हाँ, तो 20,000 रुपए लगाएँ कम से कम कैंसर तो एग्जैक्टली, निकलता। सो दैट्स अ वेरी पुअर मेंटालिटी आई वुड से, कि हुँ, वो एक खराब मानसिकता है जो अभी अभी भी हमारी सोसाइटी में चल रही है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि पार्किंसंस डिजीज़ एक बीमारी हो गई और एक होता है पार्किंसोनिज्म।
पार्किंसनिज्म का मतलब क्या हो गया, ये जो धीमापन, शरीर में अकड़न ऐठन और हाथों पैरों में जो कंपन है, इन सिम्टम्स को मिला के बोलते हैं पार्किंसनिज्म। तो उसका मोस्ट कॉमन कारण तो पार्किंसन डिजीज है, जो उम्र की वजह से होता है। लेकिन पार्किंसनिज्म के और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो कि आप ट्रीट कर सकते हो, रोक सकते हो, जिसमें से एक बहुत कॉमन है ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन। ड्रग माने कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको अगर आप लंबे समय तक ले लें तो आपको पार्किंसंस डिजीज हो सकती है। अच्छा। हाँ, और क्या होती हैं वो दवाइयाँ, जैसे जो मानसिक रोग की दवाइयाँ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की, साइकोसिस की दवाइयाँ जो होती हैं, उनको अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, सारी नहीं लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो पार्किंसन डिजीज कर सकते हैं। साथ के साथ जो पेट में कब्ज के लिए बहुत कॉमन दवाई खाते हैं, उसमें एक दवाई का नाम होता है लीवोसल्पराइड। जैसे आपकी दवाई पेंटोसिड एल, गैनेटन, टोटल, ये सब करके दवाइयाँ आती हैं, जो उसमें जो लीवोसल्पराइड सॉल्ट होता है या इटोप्राइड सॉल्ट होता है, वो अगर आप 4 हफ्ते से ज़्यादा खा लें तो आपको पार्किंसंस डिजीज हो सकता है। एक बहुत कॉमन दवाई है जो उल्टी के लिए यूज़ की जाती है, स्टिमिटिल, प्लोकोलपेराजीन होता है उसमें, तो उसको अगर आप ज़्यादा खा लें तो उससे भी आपको पार्किंसंस हो सकता है। सो ये जो कारण हैं, इनको आप डेफिनेटली, ये रिवर्सिबल भी हैं, ये ट्रीटेबल भी हैं, और ऐसे और बहुत सारे कारण हैं, जैसे चोट लगने की वजह से कारण पार्किंसंस हो सकता है। पुराने टाइम में बोला गया था कि बॉक्सर्स में पार्किंसंस बहुत कॉमन था, क्योंकि उनको रिपीटेड पंच लगते हैं, तो उसकी वजह से उनके ब्रेन में डैमेज हो गया। मोहम्मद अली हैड पार्किंसंस बिकॉज ऑफ बॉक्सिंग। तो ये सब चीज़ें जो चोट लगने की वजह से हुआ, दवाइयों की वजह से होने वाला पार्किंसंस हुआ, या कई बारी और कारण होते हैं जिनसे पार्किंसंस होता है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप प्रिवेंट भी कर सकते हो, और अगर आपको पता चला तो पूरी तरह से डायग्नोज करके क्योर भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने वो दवाई हटा दी तो पार्किंसनिज्म क्योर हो जाएगा। पर जो मोस्ट कॉमन कारण है पार्किंसंस डिजीज, जो कि उम्र बढ़ने से हो रहा है, वो क्योरेबल नहीं है, बट वो बहुत अच्छे से ट्रीटेबल है। जी। तो सर ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मतलब इंडिया या बाहर, इंडिया के बाहर कहाँ मौजूद है, और एग्जैक्टली अगर पार्किंसंस एडवांस हो गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज के टाइम में इंडिया का मेडिकल फील्ड और जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना सफिशिएंट हो चुका है कि कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो आपको इंडिया के बाहर जाके कराना पड़ेगा और इंडिया में नहीं करा सकते। सो मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स इंडिया में अवेलेबल हैं, और पार्किंसंस डिजीज का जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट मोडेलिटी है वो है दवाई। आपके बॉडी में डोपामिन कम हो गया है तो आपको बाहर से डोपामिन का सप्लाई देना है, वो टैबलेट्स के फॉर्म में दे सकते हैं, और शुरू में 5 से 10 साल तक पेशेंट्स बहुत अच्छे से इन दवाइयों को रिस्पॉन्ड करते हैं। जब 5-10 साल निकल जाते हैं तो बॉडी में इतना डोपामिन कम हो जाता है कि अब हमें सपोर्ट करने के लिए, जैसे पहले तो हमने बाहर से 30-40% डोपामिन दिया, बॉडी में 30-40% है तो मिलजुल के काम चल गया, लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है जब बॉडी का डोपामिन इतना कम हो जाता है कि जो हम बाहर से दे रहे हैं डोपामिन, वो सफिशिएंट नहीं होता। उस केस में दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, और उस टाइम पर एक सर्जरी होती है जिसको हम बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी या डीबीएस सर्जरी। उसमें हम ब्रेन में बहुत मामूली से छोटे से होल करके कुछ इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं, और उनको एक बैटरी के हेल्प से लगातार करंट देते हैं, जिससे कि ब्रेन एक स्टिमुलेटेड फेज में रहता है, और उससे पेशेंट, उसकी लाइफ होती है 25 साल। तो फिर वो चल के पेशेंट जो पार्किंसंस का है वो अगले 20-25 साल आराम से निकाल सकता है। तो ये कितना फ्रीक्वेंट करना पड़ता है जो आपने ट्रीटमेंट बताया? सर इट्स जस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। तो अच्छा। एक बार आपने इलेक्ट्रोड डाल दिया, उसकी लाइफ 25 साल है। अगर माना बैटरी खत्म भी हो गई तो 25 साल बाद या 20 साल बाद बैटरी खत्म हो जाएगी। कुछ नॉन रिचार्जेबल बैटरीज भी आती हैं जिनकी 5-7 साल लाइफ होती है, बट 25 साल वाली भी आती है। तो अगर किसी को दवाइयों से रिस्पॉन्स आना कम हो गया है पार्किंसंस डिजीज में, तो उनको फिर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो उनको करा लेना चाहिए, और इट्स इन वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ। तो ये कॉस्टली पड़ेगा मतलब काफी? ये थोड़ा कॉस्टली होता है। इसका आज के टाइम में अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट हमारे सेंटर पे अराउंड 18 से 20 लाख रुपए है। जो चार्जेबल नॉन रिचार्जेबल मशीन है वो करीब 9-10 लाख रुपए में हो जाते जस्ट हैं। हाफ? यस। बट उसमें क्या है, फिर आपको बैटरी चेंज कराना पड़ता है। द प्रॉब्लम इज कि जो आज की डेट में भी जो हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के जो सामान आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड्स आ रहे हैं, बैटरीज आ रहे हैं, जो सामान है, मोर देन 95% कॉस्ट जो मैंने आपको सर्जरी का बताया वो सिर्फ मशीन का है। अच्छा। प्रोसीजर कॉस्ट हार्डली 5% है। अब क्योंकि जो सारी मशीन्स हैं ये इम्पोर्टेड हैं, इंडिया में कुछ भी नहीं बन रहा, एंड दैट इज द रीजन दीज थिंग्स आर कॉस्टली। तो ये कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें ओवर 25 ईयर्स एंड व्हेन यू कंपेयर इट विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इट इम्प्रूव्स ओवर टाइम, तो फिर आपको लगता है कि इट्स रियली वर्थ इट। बट आज के टाइम में कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है बहुत ज़्यादा डीबीएस के लिए, और डीबीएस क्योंकि इम्पोर्टेड है तो बहुत महंगा भी है। सो दैट्स वन थिंग दैट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग मोर डीबीएसएस। जितने लोगों को आज के टाइम में, अगर आप इंडिया का डेटा लो
तो हम 1% से भी कम लोगों को जिनको ज़रूरत है उनका DBS कर पा रहे हैं। 99% से ज़्यादा लोगों को जिनको DBS ज़रूरत है और जो इस ट्रीटमेंट से हेल्प ले सकते हैं उनका DBS हो ही नहीं पा रहा। द रीज़न इज़ जस्ट द कॉस्ट। क्यों? और उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन है और Yes. लोगों की मेंटालिटी है कि बुजुर्ग हो गए हैं तो अब Yes. क्या ही जरूरत है। तो बुजुर्ग, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ज़्यादातर पार्किंसन ओल्ड एज में हो रहा है। तो लोगों को लगता है अब ये 60 साल के हो गए तो बूढ़ी गाड़ी पे कोई, पुरानी गाड़ी पे इतना पैसा कोई नहीं लगाता ना, नई जब गाड़ी तक पे लगाता टैबलेट से काम चल रहा है। और जब टैबलेट काम करना बंद कर देते हैं तो मोस्टली बिकॉज पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, तो बहुत बार स्पेशली रूरल इंडिया में लोग उतना पुश नहीं देते ट्रीटमेंट में। और आज से कुछ साल पहले तो इनफैक्ट डायग्नोसिस पे भी इतना ध्यान नहीं था कि पार्किंसन से, अच्छा बूढ़े हो गए हैं, हाथ कांप रहे हैं, कोई बात नहीं, तो ओल्ड एज में होता है, क्या इलाज कराना। अच्छा सर, मैंने ना जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में तो मैंने कुछ एक आर्टिकल्स और वीडियोस ऐसे देखे जिसमें कहा गया था कि होम्योपैथी जो है ये अच्छा सा इसको क्योर कर रही है। तो ये जो क्लेम है होम्योपैथी वाला या दूसरे जो प्रैक्टिसेस हैं मेडिसिन के, क्या ये वैलिड है? नहीं। सो पार्किंसंस डिजीज़ का दुनिया में सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, लीवोडोपा। और लीवोडोपा अगर होम्योपैथी के थ्रू आप लीवोडोपा दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बट वो आप चाहे एलोपैथ में दें चाहे आयुर्वेद में, तो वो तो लीवोडोपा देने से ठीक हो जाएगा। बट आज के टाइम में होम्योपैथी आयुर्वेद के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि पार्किंसंस डिजीज़ रिवर्स कर जाए या ट्रीटमेंट हो जाए उसका। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करके आप पार्किंसंस डिजीज़ के प्रोग्रेशन को कम कर सकते हो, बट दोज आर नॉट रिलेटेड टू होम्योपैथी और आयुर्वेदा। तो वो हैं योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइजेज, डांस करना, म्यूज़िक वो करना। तो ये सब चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं। बट एज सच आयुर्वेद या होम्योपैथ में ऐसा कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है जो आज पार्किंसंस डिजीज़ को रिवर्स कर सके, रोक सके या उसको ट्रीट कर सके। तो मतलब जो क्लेम्स किए जा रहे हैं इंटरनेट ये पे मोस्टली फॉल्स हैं, मोस्टली फॉल्स हैं। तो जब मैं भी स्क्रॉल कर रहा होता हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो मुझको बहुत बार आता है पार्किंसंस डिजीज़ को रिवर्स करें आयुर्वेद करा के, होम्योपैथ करा के। सो देयर आर ऑल फॉल्स क्लेम्स। कई बारी क्या होता है कि यू नेवर नो। आज पुराने टाइम में तो क्या होता था, होम्योपैथी आयुर्वेदिक है आपको, अब ये कंट्रोवर्शियल बात है, मुझे पता नहीं कि मुझे बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, कि जब आपके पास वो चूरा बना के दे देते हैं, अब उसमें थोड़ी हल्दी, काली मिर्च, अजवाइन, जीरा डाल दिया। अब उस चूरे में है क्या, हो सकता है वो लीवोडोपा की टैबलेट ही चूरा करके दी गई हो और आपको वही काम कर रही हो। जो आपको एक चूर्ण बता के दिया जा रहा है वो एक्चुअली चूर्ण ना हो के वो डोपामिन का टैबलेट हो जो आपको दिया जा रहा है थोड़ा और हल्दी, काली मिर्च, जीरा लगा के। और ऐसा हम लोग देखते हैं, जैसे मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ तो हमारे बहुत सारे एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं जो देसी दवाई खा रहे होते हैं और हमने उन दवाइयों को, जो पुड़िया थी, उसको टेस्ट कराया अपने लैब में, तो उसमें सारी मिर्गी की दवाइयाँ निकली। तो कर क्या रहे थे लोग कि उन दवाइयों का चूर्ण बनाया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उसमें से काली मिर्च, जीरा डाला और आपको दे दिया ये बोल के कि ये होम्योपैथ है या आयुर्वेद है। बट इन एक्चुअल सेंस दे वर नॉट द होम्योपैथ और आयुर्वेद, वो एलोपैथ को मिक्स करके उसको उस तरीके से ट्रीट किया। जी। So, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। मे बी रिसर्च आयुर्वेद होम्योपैथ में भी होती है, हो सकता है आगे चल के कुछ हो जाए, तो यू नेवर नो। जी सर, चलते चलते लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, क्योंकि आप इतने साल से मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं और आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो क्या कुछ ऐसी पेशेंट स्टोरीज कुछ एक आप ऐसी बता सकते हैं कि किस तरह से, ताकि हमारे ऑडियंस समझ पाए कि पार्किंसंस होना एक कितनी गंभीर बात है, और एज अ फैमिली मेम्बर अगर आपके किसी परिजन को इस तरह की कोई बीमारी है तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? कोई पेशेंट स्टोरी अगर आपके पास हो तो मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक फोटोग्राफर आए थे जो फोटो लेते थे, एंड ऐसे और भी एग्जांपल हैं, मैं आपको एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। तो ही यूज्ड टू टेक फोटोज। तो अब फोटोज में आपको ना स्टिल रहना होता है, और पार्किंसंस डिजीज में ट्रेमर आता है जब आप उस समय आपका हाथ स्टिल है, उसी समय ज़्यादा ट्रेमर आता है। तो वो जब फोटो लेते थे तो उनको बहुत ट्रेमर होने और उनको काफ़ी वो परेशान थे उस ट्रेमर से। बहुत सारे उस जो हाथ पैर के कंपन है उनका इलाज भी कराया, इवेंचुअली दे कंसल्टेड मी। अब उनका ये नौबत आ गई थी कि जो फोटोग्राफर, जो ओनली सोल मेंबर था, जो अर्निंग मेंबर था, उसकी नौकरी पे खतरा आ गया था, बिकॉज वो फोटोग्राफर है, फोटो ही ब्लड आ रहे हैं तो क्या फोटो। तो जब वो उनकी नौकरी जाने वाली थी, एंड केम टू मी कि सर मेरे को ये कंपन आ रहे हैं, आप कैसे भी करके इनको ठीक करो। We diagnosed him to be having Parkinson's disease and when just gave him tablets of levodopa, जो कि हार्डली 2 रुपए की गोली है, ठीक है। और वो देते ही उसके ट्रेमर्स वगैरह सब ठीक हो गए, उसके पार्किंसंस के सिम्टम्स बेटर हो गए, एंड ही कुड सस्टेन हिज जॉब। आज के टाइम में भी वो जॉब कर रहे हैं, वेडिंग फोटोग्राफी भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, एंड ही इज़ डूइंग फाइन। सो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कि आप पार्किंसंस डिजीज़ कितना ख़राब आपके लिए कर सकती है, कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। एक और एग्जांपल बताता हूँ कि एक पेशेंट हमारे पास है, मेरे पास बेड रिडन, बिस्तर पे लेटे हुए, उनको बेड सोर हो गए थे।
ऑलरेडी लेटे लेटे जख्म हो गए जख्म थे हो गए लेटने थे। की वजह से, और मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब ये चलते नहीं हैं, इनको पहले धीमे हुए और अब धीरे धीरे बेड रिडन हो गए हैं, चल नहीं रहे हैं, क्या करें, हमें तो कुछ हो नहीं रहा। मैंने उनको एग्जामिन किया और मैंने देखा कि तो पार्किंसंस डिजीज है। मैंने उनको दवाई दी, आप बिलीव नहीं करोगे 2 दिन बाद वो पेशेंट चल के आया मेरे पास, जो कि 1 साल से बेड रिडन था, क्योंकि परिवार वालों ने ये मान लिया था कि अब ये तो बेड रिडन हो गए, बुढ़ापा हो गया, ठीक नहीं होंगे। था उनको पार्किंसंस, और जस्ट 2 रुपए की गोली ने उनको नॉर्मल कर दिया। एंड आज 6 साल हो गए हैं उस पेशेंट को, मुझे देखिए आज भी वो मेरे पास आते हैं, स्टिल ही इज डूइंग फाइन विद द टैबलेट्स। मे बी उनको आगे चल के डीबीएस की ज़रूरत पड़े, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि घर वालों ने मान लिया था कि इसको तो बेड सोर हो गए हैं, अब इनका क्या ही ट्रीटमेंट करना है। दे केम टू मी कि सर एक बार आपको दिखा लेते हैं, आपके बारे में सुना है, तो एंड इट चेंज्ड हिज लाइफ। सो ये स्टोरीज हैं जो बताती हैं कि पार्किंसंस डिजीज़ कितना ज़्यादा डिबिलिटेटिंग हो सकता है, डिसेबलिंग हो सकता है, और कैसे अगर आप टाइमली प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ तो कैसे आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। मतलब फ्रॉम समबडी हु वाज बेड रिडन हैविंग बेड सोर्स टू दैट पेशेंट वॉकिंग नाउ इन द फील्ड्स, खेती कर रहा है वो बंदा, तो और क्या चाहिए आपको। जी। सो और हम सब यही चाहते हैं कि जब हम बूढ़े हों तो हम एक हैप्पी एजिंग की तरफ जाएं, एक ग्रेसफुल एजिंग की तरफ जाएं। हम में से कोई नहीं चाहता कि हम एक डिपेंडेंट स्टेज में रहें, अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हों। और पार्किंसंस डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपको ऐसा नहीं कि आपकी जान ले लेगी, लेकिन आपको डिसेबल कर देती है, आपको दूसरे लोगों पे निर्भर बना देती है। और इतना आसान और सरल इलाज हैं इसके, इतने अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, तो उनका ऑब्वियसली हमको ट्रीटमेंट कराना चाहिए सही से डायग्नोज करके, एंड दैट कैन चेंज योर लाइफ। बिल्कुल सर। सर चलते चलते मतलब मैं ये सलाह भी देना चाहूँगा अपने जो ऑडियंस है उनको, और आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो जिस टैबलेट के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको ओवर द काउंटर मत लीजिए, क्योंकि हाँ, बिना एग्जैक्टली। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस तरह की कोई भी दवाइयाँ जो हैं बिल्कुल वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होती नुकसान हैं। हो सकता है। और बाकी सर आप बता ही दीजिए ऑडियंस को कि अगर आपने अपनी मर्ज़ी से लिया तो फिर क्या हो सकता है? सो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो लीवोडोपा अगर डोपामीन अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लो तो वो साइकोसिस करता है, आप तो पागल बना सकता है, आपको चीज़ें दिखने लगती हैं, लोग दिखने लगते हैं, तो इतना सब कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो जिसको हर कंपन को ये भी नहीं मान लेना चाहिए कि वो पार्किंसन है, हर स्लोनेस को ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो पार्किंसन हो है। सकता है हाँ, बीपी भी लो हो हो आपका। सकता है, हाँ, बहुत और कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकता है आपकी ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ब्रेन में सूजन हो, ट्यूमर हो, कुछ और प्रॉब्लम हो। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक डॉक्टर से मिलें। एंड समटाइम्स इट्स आपको जो पार्किंसंस डिजीज़ लग रही होती है वो कुछ और वजह से हुआ पार्किंसन के सिम्पटम है, और वो हो सकता है तुरंत ठीक हो जाए बिना दवाइयों के। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अगर आपके परिवार में किसी बुज़ुर्ग को ऐसा लग रहा है, इस तरह के सिम्पटम्स दिख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो बुढ़ापा हो, वो एक बीमारी भी हो सकती है। तो समय रहते आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, और हो सकता है कि आपके वो बुज़ुर्ग जो हैं वो जल्दी ठीक हो जाएँ और परिवार वापस से जो है खुशी का माहौल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के और वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ देखने के लिए कड़क सेहत के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ थे डॉक्टर विनीत बंगा। धन्यवाद।